हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मुस्कान नारगवानी और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 CBSE चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट कर लिया था और हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक कंप्लीट कर लिया था। और आज हम बढ़ेंगे सेल वॉल और न्यूक्लियस की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सेल वॉल की तरफ। This is the outermost membrane in case of plant cell. We know कि plant cell में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। ये सेल वॉल बनी किस चीज़ से होती है? ये एक पॉलीसैकेराइड से बनी होती है जिसका नाम है सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज एक पॉलीसैकेराइड होता है। पॉलीसैकेराइड यानी कि ये जो है बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट की सिंगल यूनिट से जुड़ के एक सेल्यूलोज बनता है। ठीक है, तो सेल वॉल किससे बनी है? सेल्यूलोज से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात हैं कि सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है। सेल वॉल बेसिकली जो सेल है उसे स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म आता है प्लाज्मोलाइसिस। ये हमको जानने में मदद करेगा कि सेल वॉल एक्चुअली स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ कैसे प्रोवाइड करती है सेल को। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? अगर आप ये सेल है हमारा, ये हो गई इसकी सेल मेम्ब्रेन और इसके बाहर भी हो गई ये सेल वॉल। तो ये जो सेल वॉल है ये फ्रीली परमेएबल होती है। तो अगर हम लोग इस सेल को एक बहुत ही कंसनट्रेटेड शुगर और सॉल्ट के सॉल्यूशन में रख दें जो इसके रिस्पेक्ट में हाइपरटोनिक हो, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जिन सॉल्यूशन में अगर हम देखें जो सोल्यूट है वो इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगा और सॉल्वेंट जो होगा वो बहुत कम होगा। तो ऑस्मोसिस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है या जो सॉल्वेंट है इट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन टू द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो हमारी सेल वॉल है ये तो फ्रीली परमेएबल है तो इसको तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो अब क्योंकि ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन है तो ये इसके अंदर जो सॉल्वेंट होगा, जो भी लिक्विड होगा वो बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से ये जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से। ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई और ये जो सेल वॉल है ये ऐसे रहेगी। तो ये श्रिंक हो जाता है और इसी को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। इसका ऑपोजिट भी होता है जिसे हम कहते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। डीप्लाज्मोलाइसिस इज सिंपली जस्ट अपोजिट। क्या होता है? अगर हम इसको एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दें तो ये चीज़ ऑपोजिट हो जाएगी। जो बाहर का लिक्विड सॉल्वेंट है वो ज़्यादा हो जाएगा और सोल्यूट कम हो जाएगा। तो सॉल्वेंट हायर से लोअर की तरफ जाएगा यानी कि अंदर की तरफ। तो यहाँ पे जो है सेल स्वेल हो जाएगा और इस वॉल पे एक प्रेशर लगाएगा इस तरह से। अब आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे दैट एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इसके रिएक्शन में जो सेल वॉल है जितना प्रेशर ये जो सेल है वो सेल वॉल पे लगा रही है उतना ही प्रेशर ये जो सेल वॉल है ये सेल पे लगाएगी, जिसकी वजह से ये जो सेल है वो बर्स्ट नहीं होगा। आप खुद ही सोचिए, अगर एक बलून है उसमें आप पानी भरते जाएं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो बलून जो है वो बर्स्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो सेल वॉल है ये ऐसा नहीं होने देती। ये उस पर एक ऑपोजिट रिएक्शन, एक फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से जो प्लांट सेल हैं वो ऐसी सिचुएशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं जहाँ पर आम एनिमल सेल्स जिनमें सेल वॉल नहीं होती वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी बिग बेनिफिट दैट प्लांट्स हैव ओवर एनिमल सेल्स। तो इससे एक और पॉइंट पता चलता है कि ये जो एनिमल सेल्स है इसमें ये सेल वॉल नहीं होती है। अब ये सेल वॉल जो है वो
जो हमारे सेल्स हैं वो दो तरीके से डिवाइड होते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोट सेल और एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। इनमें काफ़ी डिफरेंस होता है और ये डिफरेंस हम आज की ही वीडियो में एंड में पढ़ेंगे कि इनमें बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, जिसमें से एक डिफरेंस ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनकी जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है और इसके एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनकी सेल वॉल कॉम्प्लेक्स भी होती है और इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये सेल्यूलोज की ही बनी होगी, ये और चीज़ों की भी बनी होती है। तो इसमें एग्जाम्पल आते हैं बैक्टीरिया और आर्की। इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से नहीं बनी होती है, पर इनके पास भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है और वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उनका उसमें। जबकि यूकैरियोट्स में आ जाते हैं प्लांट्स और फंजाई। ओके, सो दिस वाज अबाउट सेल वॉल। अब आपके एनसीईआरटी की किताब में एक एक्टिविटी भी दी गई है जिसमें रियोलीफ जो होती है उसको लिया गया उन्होंने और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। उसमें उन्होंने क्या किया, जो लीव्स हैं उसके ऊपर उन्होंने कुछ बहुत ही कंसनट्रेटेड शुगर सोल्यूशन डाला, जैसे हमने यहाँ पर किया था। उसकी वजह से क्या होगा हम लोगों ने पढ़ लिया, प्लाज्मोलाइसिस। तो वो जो सेल्स थे वो श्रिंक हो गए। ठीक है, हमने ये चीज़ माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व की। फिर हमने क्या किया, उसी लीव्स को बॉईल कर लिया जिससे कि वो जो सेल्स थे वो डेड हो गए। फिर हमने सिमिलर एक्टिविटी उसके ऊपर परफॉर्म की। तब हमने देखा कि जब हम कोशिश करते हैं उनका प्लाज्मोलाइसिस कराने की तो वैसा कुछ नहीं होता। तो इससे ये पता चलता है कि ऑस्मोसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल्स में हो सकता है, डेड सेल्स में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में, जो अब इस वीडियो का सेकंड पार्ट होगा। तो न्यूक्लियस जो हमने पहले भी देखा, हमने जो पहले एक्सपेरिमेंट किया था अनियन पील के ऊपर, तो जब हमने उसे माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा था। तो इसमें हमने ये कहा था कि ये जो चीज़ है वो है न्यूक्लियस। तो ये होता है न्यूक्लियस। तो जब भी हम किसी सेल को ऑब्जर्व करते हैं हम उसे स्टेन करते हैं। स्टेन का मतलब एक तरह से कलर करना होता है, क्योंकि एक सेल में बहुत तरह के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत तरह की चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो जिनका जो स्ट्रक्चर होता है, जिनकी जो बनावट होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है। तो उन सब को देखने के लिए हम किसी भी सेल को अलग अलग चीज़ों से स्टेन करते हैं। अलग अलग चीज़ों से मतलब अलग अलग कलर्स से, अलग अलग सोल्यूशन से, क्योंकि उनकी बनावट अलग है। तो जब उन्हें अलग अलग चीज़ों से स्टेन करते हैं तो उनका दिखने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। तो हम लोग किस किस चीज़ों से स्टेन करते हैं, आयोडीन, सैफ्रनिन और मिथिलीन ब्लू। तो ये तीन सॉल्यूशंस हम यूजुअली यूज़ करते हैं टू स्टेन द सेल्स। और सेल को स्टेन करके हमने क्या देखा था, हमने न्यूक्लियस देखा था। अब ये जो न्यूक्लियस होता है इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, तो अगर हम कहें कि ये एक सेल है और इसके बीच में एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस की ऊपर जो एक आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है ना उसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये जो मेम्ब्रेन है ये कॉन्टिन्यूस नहीं होती, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे बनाया है, इसके बीच में से होल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स।
यही न्यूक्लियर पोर्स रीज़न है कि ये जो न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म के थ्रू जितनी भी चीज़ें जाती हैं इन्हीं न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू जाती हैं, क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियस है उसे भी तो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आखिर इसके अंदर भी बहुत से स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उनको भी तो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कैसे जाते हैं? वो इन पोर्स के थ्रू जाते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या होता है? तो ये हो गया हमारा सेल। इस सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, जिसके पास होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और फिर न्यूक्लियस के अंदर भी एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखता है जो होता है क्रोमोसोम्स। और ये होता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ओके, लेकिन ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमेशा न्यूक्लियस में इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये जब न्यूक्लियस यानी जो सेल है वो जब डिवाइड करना चाहता है, जब वो चाहता है कि वो डिवाइड हो, मतलब वो मल्टीप्लाई हो, जब वो रिप्रोड्यूस करना चाहता है, तब जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स दिखते हैं वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन बाकी के केसेस में, मतलब जब वो डिवाइड नहीं कर रहा है, वो अपने इनिशियल स्टेज में है, तो तब जो ये क्रोमोसोम्स हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। ओके, तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है डिपेंडिंग ऑन द स्टेज जो उस सेल की है उस वक्त। अगर वो डिवाइडिंग स्टेज में है, जब वो डिवीजन करना चाहता है, तब क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, और जब वो रेस्ट स्टेज में है तब क्रोमेटिन मटेरियल होंगे। ये दोनों चीज़ें एक्चुअल में सेम ही हैं, लेकिन जब सेल डिवाइड करना चाहता है तो यही क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो डेंसली कॉइल्ड हो जाते हैं, और कॉइल होके वो ऐसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। अब इसके अंदर भी दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट इज द प्रोटीन्स एंड सेकेंड इज द DNA, जिसे हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो DNA है इसका जो फंक्शनल पार्ट होता है उसे हम कहते हैं जीन्स। मैं पहले भी वीडियोस में बताती आ रही हूँ कि जो न्यूक्लियस है दैट इज़ द ब्रेन ऑफ द सेल। अब ब्रेन ऑफ द सेल क्यों है? क्योंकि उसके अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब जीन्स का इतना सिग्निफिकेंस क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जीन्स ही वो चीज़ है जो हेरिडिटी के लिए, हेरिडिटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हेरिडिटी का मतलब होता है कि वो कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं उनका फेस जो होता है वो अपने पेरेंट्स से मिलता जुलता होता है। वो इसीलिए क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उनके जीन्स उन बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, और वो जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके जैसे वो दिखते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो जीन्स। तो ये जो जीन्स हैं ये हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये होते हैं DNA के अंदर। DNA में काफ़ी कुछ होता है, लेकिन जो फंक्शनल पार्ट होता है जिसकी वजह से कैरेक्टर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, वो उसे कहते हैं जीन्स। जीन्स बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके, अब जो न्यूक्लियस होता है वो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट काम करता है। ये न्यूक्लियर रिप्रोडक्शन में बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट काम करता है। अब न्यूक्लियर रिप्रोडक्शन का मतलब, जब ये सेल है ये जब डिवाइड होना चाहता है तो वो कुछ ऐसे होता है। ये जो सेल है जब इसको डिवाइड होना होगा तो ये अपने अंदर का सारा मटेरियल डबल कर लेगा, और जब वो डबल कर लेगा
तब धीरे धीरे वो चीज़ें इस तरह स्प्लिट हो जाएंगी। ये सेल स्प्लिट होगा, उसी तरह ये न्यूक्लियस स्प्लिट होगा, उसी तरह ये सेल भी स्प्लिट हो जाएगा इस तरह से। लेकिन न्यूक्लियस इसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल करता है, ये जो सेल डिवाइड होते हैं, अब ये सेल जब 2 सेल्स में कन्वर्ट होगा तो मेच्योरिटी में किस टाइप का सेल बनेगा वो डिपेंड करेगा कि न्यूक्लियस उसमें किस तरह की केमिकल एक्टिविटी करवाता है। तो इसीलिए ये जो न्यूक्लियस है इसे ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। तो न्यूक्लियस के बारे में हमने क्या पढ़ा, न्यूक्लियस जो था वो इस तरह का वो स्ट्रक्चर है जिसकी आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कहते हैं न्यूक्लियर स्पोर्स, और इसके अंदर क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमोसोम डिपेंडिंग ऑन द स्टेज एट विच द सेल इज। तो इस क्रोमोसोम या क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर क्या है, प्रोटीन्स और डीएनए। डीएनए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन्स। जीन्स किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉर द हेरिडिटरी, फॉर ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियस है ये हमेशा से ही इस तरह का नहीं था, क्योंकि जब हमने इसके ऊपर और रिसर्च की तो हमने देखा कि जो न्यूक्लियस है वो हर सेल में एक जैसा नहीं था। कुछ सेल्स ऐसे भी थे जिसमें न्यूक्लियस जो था वो न्यूक्लियस नहीं था, मतलब वो उसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो सेल में एक इस तरह से, मतलब अगर ये सेल है तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो इस तरह से बिना किसी मेम्ब्रेन के इस तरह से था प्रेजेंट। उसमें कोई भी इस तरह की मेम्ब्रेन नहीं थी जिसमें न्यूक्लियर पोर्स हो, वो इस तरह से प्रेजेंट था। तब हमने जो सेल है उसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड द यूकैरियोटिक सेल्स। नाउ द प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थे ये बहुत प्रिमिटिव टाइप के सेल्स थे, इसीलिए इसमें जितने भी ऑर्गेनेल्स थे वो ऐसे नहीं थे, वो ऑर्गेनेल्स ऐसे थे जिनमें मेम्ब्रेन ना हो, इसीलिए जो न्यूक्लियस था उसमें भी कोई मेम्ब्रेन नहीं थी। इनफैक्ट जो जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। और ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच के डिफरेंस का, क्या कि यूकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है और एक प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसी तरह रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सेल के साइटोप्लाज्म में भी, और उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। ओके, अब प्रोकैरियोटिक में बाकी के ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम प्लास्टिड्स की बात की जाए, प्लास्टिड्स जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, प्लास्टिड जो है बेसिकली कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो हम क्लोरोफिल देखते हैं जो कि एक ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट्स में प्रेजेंट, वो इन प्लास्टिड्स में प्रेजेंट होता है, और पर्टिकुलरली उन प्लास्टिड्स को कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट्स। क्लोरोप्लास्ट। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्लोरोप्लास्ट की जगह मेम्ब्रेनस वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर जिन्हें हम कह सकते हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो मेम्ब्रेनस वेसिकल्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर के लिए,
और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। इसके अलावा और भी डिफरेंस होते हैं, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे मैंने पहले भी बताया, इनकी जो सेल वॉल है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स की सेल्यूलोज की बनी होती है और इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती। इसके एग्जाम्पल मैंने पहले बताया आर बैक्टीरिया एंड आर्की। और यूकैरियोटिक सेल्स का तो सबको पता है, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, फंजाई हो गए, ये सब क्या है, यूकैरियोटिक सेल। सो दिस वॉज अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म से। और अगर आपको चाहते हैं कि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।